नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर एक्स, जहां मिलती हैं वो कहानियां जो रात को नींदें उड़ा देती हैं। अगर आप भी हैं डर और रहस्य के शौकीन, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई साया आपके पास से गुजरे तो आप पहले से तैयार हों। अब चलिए सुनते हैं आज की सच्ची घटना से प्रेरित कहानी, कश्मीर की काली वादी। ये कहानी है जयपुर के रहने वाले एक युवक विवेक मीणा की, जो अपने दोस्तों के साथ साल 2019 में कश्मीर घूमने गया था। कश्मीर की वादियां हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। बर्फीली पहाड़ियां, झीलें और मन को छू जाने वाली शांति। लेकिन हर सुंदरता के पीछे एक रहस्य छिपा होता है, और कभी-कभी वो रहस्य आपकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाता है। विवेक, उसके दोस्त नरेश, कमलेश और आशीष, ये चारों लड़के कॉलेज खत्म होने की खुशी में छुट्टियां मनाने निकले थे। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, हर जगह घूम चुके थे, लेकिन एक लोकल ड्राइवर ने उन्हें एक अनजानी वादी के बारे में बताया, जो मैप में नहीं थी और टूरिस्ट वहां नहीं जाते थे। ड्राइवर ने कहा, साहब, एक जगह है ऊपर की तरफ, द्रायण वादी, बहुत ही शांत और खूबसूरत है, लेकिन लोग उधर नहीं जाते। वहां कुछ अजीब चीजें होती हैं। विवेक और उसके दोस्तों को चैलेंज पसंद था। डर जैसी कोई चीज उनके अंदर नहीं थी, तो उन्होंने तय किया कि वो अगली सुबह द्रायण वादी के लिए निकलेंगे। रास्ता शुरू हुआ। ड्राइवर ने साथ जाने से मना कर दिया। कहा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप चाहें तो जीप ले जाइए। रास्ता सीधा है, लेकिन शाम तक लौट आइएगा। चारों दोस्तों ने हंसते हुए उसकी बात को मजाक में लिया। सुबह 9 बजे वो द्रायण वादी की ओर निकल पड़े। रास्ता घना और सुनसान था। एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते गए, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और मौसम अजीब होने लगा। ठीक दोपहर 1 बजे वो एक मैदान जैसी जगह पर पहुंचे, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। पेड़ भी अजीब तरह से टेढ़े मेढ़े लग रहे थे, जैसे कई सालों से किसी ने उन्हें छुआ ना हो। विवेक ने कैमरा निकाला और चारों ने वहां पिकनिक जैसी सेटिंग बना ली। कमलेश ने कहा, भाई, ये जगह तो एकदम फिल्मी है, शांति भी है और साया भी। नरेश ने हंसते हुए जवाब दिया, भूतिया जोन लग रहा है, चलो वीजा बोर्ड खेलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। डर की शुरुआत कमलेश के पास छोटा सा वुडन वीजा बोर्ड था, जो वो शौक से साथ लाया था। उन्होंने हंसी मजाक में उसे खोल लिया और खेलने लगे। विवेक ने पूछा, कोई आत्मा है यहां? कुछ सेकंड बाद प्लांचेट हिला, यस पर आ गया। चारों ठहाके लगाकर बोले, वाह, चलो कनेक्शन तो मिल गया। फिर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? प्लांचेट धीरे धीरे ZDANAB लिखता गया। आशीष चौंका, ये तो किसी लड़की का नाम लग रहा है। अगला सवाल, क्या तुम हमें देख रही हो? प्लांचेट तुरंत हिला, यस, और तभी चारों को लगा किसी ने उनकी जीप के पास से दौड़कर कुछ काला सा गुजरा है। सबने उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। विवेक ने तुरंत बोर्ड समेटा और कहा, मजाक बहुत हुआ, अब निकलते हैं यहां से। पर बहुत देर हो चुकी थी। शाम की परछाइयां जब वो वापसी के लिए चले, तो रास्ता वैसा नहीं लग रहा था जैसा आते वक्त था। पगडंडी जैसे गायब हो गई थी। जीप कई बार बंद हो गई और शाम के 6 बजे तक सब तरफ अंधेरा फैल गया। अचानक एक जगह गाड़ी पूरी तरह बंद हो गई। चारों नीचे उतरे और एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। इसी बीच कमलेश ने कहा, भाई, कोई लड़की खड़ी है पीछे। सबने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद चादर में लिपटी लड़की, बर्फ में नंगे पांव, बाल चेहरे पर गिरे हुए। नरेश चिल्लाया, कौन है तू? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी तरफ देखने लगी। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से काला धुआं सा उठने लगा। वो दौड़ पड़ी उनकी तरफ। चारों किसी तरह गाड़ी में घुसे और स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन बंद। लड़की ने खिड़की पर हाथ मारा और उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। सड़े मांस से भरा हुआ, टेढ़ा मुंह और खून से लथपथ आंखें। वो चिल्लाई, मुझे क्यों बुलाया? अब तुम नहीं जाओगे? विवेक के पास उसके दादी का दिया हुआ एक चांदी का कड़ा था, जो वो हमेशा पहनता था। उसी ने उसे उठाकर लड़की की तरफ फेंका। एक तेज चीख, बर्फ की जमीन में एक झटका, और सब अंधेरा। वो सब अगले दिन सुबह एक लोकल चरवाहे के पास मिले। जीप वहीं खड़ी थी, लेकिन सब बेहोश।
चरवाहे ने कहा, तुम लोग किस्मत वाले हो। उस वादी में एक जैनब नाम की लड़की की आत्मा है जिसने वहां टूरिस्ट्स को मार दिया था। वो आज तक किसी को नहीं छोड़ती। विवेक, नरेश, कमलेश और आशीष जब अगले दिन आंख खोलते हैं तो खुद को एक लकड़ी की झोपड़ी में पाते हैं। बाहर एक बर्फीला चरवाहा बैठा होता है, गुलाम चाचा। गुलाम चाचा ने उन्हें बताया, तुम्हें ऊपर जंगल में बेहोश मिला, कोई और होता तो कभी नीचे ना आता। तुम्हारे पीछे कुछ था। वो सब अब भी डरे हुए थे। कमलेश की हालत सबसे खराब थी। वो बार बार बड़बड़ा रहा था, वो आ रही है, वो आ रही है, वो मेरे अंदर है। सब समझ नहीं पा रहे थे कि ये ट्रॉमा है या कुछ और। गुलाम चाचा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अभी मत जाओ जब तक सूरज पूरी तरह न निकले, और कमलेश को अकेला मत छोड़ना। तांत्रिक की चेतावनी। गुलाम चाचा उन्हें पास के गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक के पास ले गए। उसका नाम था पीर फाजिल बाबा। उस बाबा ने कमलेश को देखा और बिना कुछ पूछे ही बुदबुदाने लगा, तुम्हारे साथ वो चली आई है, उसकी आत्मा इस लड़के के पीछे है। वो एक पुरानी किताब निकालता है जिसमें जैनब नाम दर्ज था। उसने बताया, जैनब कोई आम आत्मा नहीं, वो एक बंधी हुई आत्मा है। उसकी आत्मा को किसी तांत्रिक ने 1890 में वादी की एक झील में बांधा था, पर जब तुमने उसका नाम वीजा बोर्ड से पुकारा, तुमने उसे आजाद कर दिया, और अब वो वापस नहीं जाएगी जब तक वो एक शरीर को पूरी तरह अपना न बना ले। सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो कमलेश को चुना चुकी है। कमलेश का बदलता चेहरा कमलेश अब खुद में नहीं था। उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थीं, होंठ नीले और शरीर अकड़ा हुआ था। कभी कभी वो कश्मीरी भाषा में कुछ बोलने लगता जो किसी ने नहीं सीखी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, कमलेश चुपचाप उठकर झोपड़ी से बाहर चला गया। सुबह जब सब उठे तो कमलेश नहीं था। विवेक ने बाहर जाकर देखा और उसकी चीख सुनकर सब भागे। कमलेश बर्फ में नंगे पैर झील के पास खड़ा था, आंखें लाल और शरीर हिलता नहीं था। पीर फाजिल बाबा दौड़ते हुए आए और तेज मंत्र पढ़ते हुए कमलेश के आगे मिट्टी का एक लाल धागा डाल दिया। कमलेश चीखा, मैं जैनब हूं, इस शरीर को छोड़ूंगी नहीं, ये मेरी रिहाई की कीमत है। झील का रहस्य और जैनब की मौत। पीर फाजिल बाबा ने सबको पास बैठाया और एक सच्चाई बताई। जैनब एक दरगाह के मौलवी की बेटी थी, बहुत सुंदर, लेकिन उसे किसी अंग्रेज सैनिक ने धोखा दिया, फिर बेरहमी से मारकर उसी झील में फेंक दिया गया। उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। हर 50 साल में कोई उसे जागृत करता है, और अगर वो किसी शरीर में समा जाए तो दोबारा बंधी नहीं जा सकती। सिर्फ वही व्यक्ति जिसकी नीयत पवित्र हो और जिसने उसका नाम लिया हो, वही उसे वापस बांध सकता है। विवेक को सब याद आ गया। उसने ही सबसे पहले पूछा था, कोई आत्मा है यहां? अब उसे ही झील पर जाना होगा, जैनब से फिर से आमना सामना करना होगा। झील पर अंतिम रात पीर फजिल बाबा ने विवेक को चांदी की ताबीज, काली मिर्च और घंटियों से तैयार किया। रात को 12 बजे सब झील के पास पहुंचे। कमलेश पहले ही वहां था, या कहें अब वो जैनब था। विवेक ने कांपते हुए कहा, जैनब तुम लौट जाओ, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। कमलेश का चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आंखें सफेद, बाल उड़ते हुए और हवा तेज। तुमने मुझे बुलाया, अब तुम नहीं रोक सकते। विवेक ने ताबीज उसकी तरफ फेंका और जोर से बोला, मैं तुम्हें फिर से बांधने आया हूं जैनब। झील की लहरें तेज हो गईं। कमलेश जमीन पर कांपने लगा। आसमान में गड़गड़ाहट हुई, फिर एक चिल्लाहट, और सब शांत। कमलेश बेहोश हो गया। पीर फजिल बाबा ने कहा, वो वापस झील में चली गई, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक अधूरा अंत। विवेक और उसके दोस्त जयपुर लौट आए, लेकिन आज भी जब कोई उनका ट्रिप वाला वीडियो देखता है तो एक फ्रेम में एक सफेद साया झील के किनारे खड़ा नजर आता है। कहा जाता है कि द्रायणवादी अब भी वैसी ही है, और अगली बार जब कोई ना समझ पर्यटक वहां वीजा बोर्ड लेकर जाएगा, जैनब फिर लौट आएगी। 4 साल बाद विवेक अब शादीशुदा जिंदगी जी रहा था। जयपुर में उसकी एक छोटी सी फोटोग्राफी एजेंसी चलती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अब भी उस झील के किनारे हुए उस रात को नहीं भूल पाया था। कमलेश ने उस घटना के बाद बोलना छोड़ दिया था। उसे जयपुर के एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरेश और आशीष दोनों ने वो वीडियो क्लिप्स डिलीट कर दिए, लेकिन एक वीडियो गलती से बच गया।
विवेक की बीवी सना को कभी कभी अजीब सपने आने लगे। उसने कहा, मैं एक झील के पास खड़ी होती हूं, कोई औरत मुझे बुलाती है, कहती है, अब मेरा नाम तू बोलेगी। विवेक डर गया। बचा हुआ वीडियो। एक रात जब सना सो रही थी, विवेक ने पुरानी हार्ड ड्राइव निकाली। उसमें वही बचा हुआ वीडियो था। उसने प्ले किया। वीडियो में कमलेश वीजा बोर्ड पर बैठा है और कैमरा घूमता है और झील के पास एक सफेद साया खड़ा दिखता है जिसकी आंखें चमक रही हैं। और उसी पल घर की बत्तियां बंद हो जाती हैं। मोबाइल का स्क्रीन ब्लैक। एक आवाज आती है, तू फिर देखेगा तो फिर से बुलाएगा। विवेक का गला सूख गया। सना पर साया। अगली सुबह सना की तबीयत बिगड़ जाती है। वो अजीब बातें करने लगती है। तुमने उसे बुलाया था, अब वो आएगी। मैं ही हूं ज़ैनब। विवेक हड़बड़ाकर पीर फजिल बाबा को फोन करता है। बाबा कहते हैं, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं बेटा, लेकिन अगर सना ने उसका नाम सपने में बोला है तो अब वह तुम्हारे ही घर है और ये आत्मा अब और ताकतवर हो चुकी है। तुम्हें फिर से कश्मीर आना होगा, आखिरी बार। वापसी। द्रायणवादी विवेक, आशीष और नरेश तीनों दोबारा कश्मीर लौटते हैं। इस बार साथ में सना भी थी, लेकिन एकदम चुप, एकटक सामने देखती हुई। गुलाम चाचा अब नहीं रहे। रास्ता पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। जैसे ही वो झील के पास पहुंचे, बर्फ पर काली राख की लकीरें बनी हुई थीं, जैसे किसी ने वहां तांत्रिक क्रिया की हो। पीर फजिल बाबा पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, अब यह आत्मा तुम्हारी पत्नी के जरिए खुद को स्थायी बनाना चाहती है। अगर हम आज रात इसे नहीं रोके तो ये शरीर ज़ैनब बन जाएगा और सना हमेशा के लिए चली जाएगी। अंतिम क्रिया। बाबा ने झील के पास एक मंडल बनाया। सना को उसके बीच में बैठाया गया। चारों तरफ दीप जलाए गए। घंटियां बजने लगीं, मंत्र पढ़े जाने लगे। लेकिन तभी सना की आंखें काली हो गईं और वो जोर से चिल्लाई, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। इस बार मैं हर जन्म में जिंदा रहूंगी। वो हवा में उठने लगी, बर्फ उड़ने लगी, झील की लहरें गरजने लगीं। बलिदान। पीर फजिल बाबा ने कहा, अब सिर्फ एक चीज बची है। जिसने पहली बार नाम लिया था उसे खुद को देना होगा, तभी आत्मा शांत होगी। सभी की नजर विवेक पर पड़ी। विवेक ने कांपते हुए सना का चेहरा देखा और फिर अपनी जेब से वही पुराना चांदी का कड़ा निकाला। ज़ैनब, ये वही है जिसने तुझे बांधा था और अब भी बांध सकता है। उसने खुद को मंडल के भीतर धकेला। एक तेज चीख, झील में तूफान, बर्फीली हवा और फिर सन्नाटा। सुबह की वापसी। सना होश में थी। उसे कुछ याद नहीं था। पीर फजील बाबा जमीन पर गिर चुके थे। उनकी आत्मा झील को समर्पित हो चुकी थी, लेकिन विवेक गायब था। नरेश ने झील के पास उसका कड़ा पड़ा देखा और एक आखिरी आवाज सुनी, मैं जिंदा रहूंगी, लेकिन अब उसके जरिए नहीं। एंड क्लिप। 6 महीने बाद यूट्यूब शॉर्ट्स पर एक वीडियो वायरल होता है। एक टूरिस्ट कश्मीर के ऊपरी इलाके में लाइव कर रहा है। हाय गाइस, आई एम हियर इन द मोस्ट अनटच्ड प्लेस, ड्रायन वैली। पीछे झील के पास विवेक खड़ा है, आंखें सफेद और मुस्कुराता हुआ। 2024 की जनवरी में कश्मीर में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूटा था। ऐसे में कुछ यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स अनदेखी घाटियों को एक्सप्लोर करने निकले। ए हिमालयन सोल 24 नाम के एक व्लॉगर ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला जिसमें उसके बैकग्राउंड में झील के पास एक इंसान खड़ा दिख रहा था, ठंडी बर्फ में नंगे पैर, सिर्फ एक कड़ा पहने हुए। वीडियो तेजी से वायरल हुआ। लोगों ने कमेंट किया, ये तो विवेक है, वही जो 2019 में गायब हुआ था। ये इंसान नहीं, कुछ और है। पर असली झटका तब लगा जब उसी व्लॉगर की लाश एक हफ्ते बाद बर्फ में जमी मिली। चेहरा डर से पूरी तरह बिगड़ा हुआ और उसकी आंखों में सफेद धुआं था। जयपुर में हलचल। नरेश और आशीष, जो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, इस खबर से हिल गए। नरेश ने सीधे सना को कॉल किया। वो वापस आ गया है, इंटरनेट पर उसके वीडियो घूम रहे हैं। सना हक्की बक्की रह गई। उसने कहा, वो मेरे सपनों में फिर आने लगा है। कहता है, मैं ठीक हूं, आओ मेरे पास, तुम भी रहो मेरे साथ। उसी रात सना ने अपनी अलमारी में वही चांदी का कड़ा पाया जो झील में गिर गया था, और फिर दरवाजे के बाहर फर्श पर लिखा था, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए।
अग्निहोत्री बाबा की एंट्री पीर फजिल बाबा अब नहीं रहे थे, लेकिन उनके पुराने शिष्य अग्निहोत्री बाबा, जो राजस्थान के एक पुराने किले में साधना करते थे, को बुलाया गया। उन्होंने तस्वीरें देखीं और बिना कुछ पूछे बोले, ये इंसान नहीं रहा, वो अब एक जीवित छाया है, आधा आत्मा आधा शरीर। वो अब आत्मा नहीं है, वो आत्मा का घर बन चुका है। ज़ैनब अब उसी के जरिए जिंदा है। बाबा ने कहा, अगर वो किसी अपने को छू ले तो वो इंसान भी उसी का हिस्सा बन जाता है, और अगला निशाना सना है। सना का अपहरण एक रात जयपुर के फ्लैट की लाइट्स एकदम बंद हो गईं। सना ने दरवाजा खोला तो वहां विवेक खड़ा था, वैसा ही जैसे शादी के वक्त था। बस अब उसकी आंखें सफेद थीं और होंठ काले। वो बोला, सना, अब कोई डर नहीं, बस साथ चलो। सना जैसे सम्मोहन में थी, वो बिना विरोध किए उसके साथ चली गई। अगले दिन सुबह नरेश और आशीष को सिर्फ एक चिट्ठी मिली, वो मेरे पास है, अब उसे पाने कोई ना आए, नहीं तो तुम भी मुझ जैसे हो जाओगे। फिर सफर शुरू। अग्निहोत्री बाबा, नरेश और आशीष ने एक बार फिर ड्रायान वैली का रुख किया, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं थे। बाबा ने साथ लाए त्रिशूल में बंद चांदी का मंत्रित धागा, घंटियों से भरा थैला और पुराने जमाने की हड्डी पर लिखी तांत्रिक लिपि, जो सिर्फ छाया आत्मा को बांध सकती थी। विवेक से सामना झील के पास पहुंचते ही घना कोहरा छा गया। बर्फ गिरनी बंद हो चुकी थी, अजीब सन्नाटा था। फिर एक झोंका हवा आया और सामने सना खड़ी थी, आंखें बंद, और उसके पीछे विवेक। अब वो बोलता नहीं था, बस मुस्कुराता था। अग्निहोत्री बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन झील की लहरें उठने लगीं। बर्फीले पेड़ खुद से झुकने लगे और आकाश में काले पक्षियों का झुंड मंडराने लगा। विवेक ने सिर्फ एक शब्द कहा, देर कर दी तुमने। और फिर सना हवा में उठ गई। उसके शरीर में सफेद धुआं समा रहा था और चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, ज़ैनब का रूप ले रहा था। मंत्रों की लड़ाई और अंतिम चक्र। अग्निहोत्री बाबा ने ताबीज झील में फेंका और चिल्लाए, हे प्रेतात्मा, अपने घर लौट जा, ये शरीर तेरा नहीं है। एक जोरदार विस्फोट जैसी आवाज आई। सना जमीन पर गिर पड़ी। विवेक जोर से चीखा और उसका चेहरा झील की ओर मुड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने खुद को झील में धकेल दिया। आखिरी शब्द थे, मुझे माफ करना, शांति या नया तूफान। सना को होश आया, वो अब ठीक थी। अग्निहोत्री बाबा बोले, आत्मा बंधी तो है, पर अब वो ज़ैनब नहीं रही, वो अब विवेक ज़ैनब बन चुकी है। ये आत्मा अब किसी रूप में लौटेगी, पर कब और कैसे, ये तय नहीं। 6 महीने बाद जयपुर में एक नए टूरिस्ट फोटोग्राफी स्टूडियो की ओपनिंग होती है। नाम है वीजी लेंस फ्रीज द फियर। लोग कैमरे के पीछे एक शख्स की झलक पाते हैं, सफेद आंखें और हाथ में वही चांदी का कड़ा मिला। जयपुर 2025 वीजे लेंस स्टूडियो अब शहर में मशहूर हो चुका था। वहां की तस्वीरें इतनी जीवंत थीं कि लोग कहते, हमारी रूह तक कैद हो गई कैमरे में। स्टूडियो के बाहर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था, हम डर को फ्रेम करते हैं, आप बस मुस्कुराइए। स्टूडियो का मालिक कोई नहीं जानता था। रिसेप्शन पर बस एक लड़की बैठी होती थी, चेहरा हमेशा ढंका हुआ, बोलती कभी नहीं। लेकिन लोग कहते थे, कभी कभी कैमरे की फ्लैश में एक सफेद आंखों वाला आदमी नजर आता है। पहली गड़बड़ी, एक कपल अपनी शादी की प्री वेडिंग शूट के लिए वीजी लेंस में आया। तस्वीरें बहुत खूबसूरत बनी, लेकिन जब उन्होंने फोटो की प्रिंट कॉपी ली, एक तस्वीर में दुल्हन के पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद लिबास में, बर्फीले बाल और आंखें एकदम काली। कुछ ही दिनों में उस दुल्हन की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। दूल्हे ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो देखा, तस्वीर खींचने के बाद दुल्हन कैमरे के फ्लैश की तरफ एक तक देख रही थी और उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद हो रही थीं। नरेश और आशीष की वापसी। जब यह सब अखबारों में आया, नरेश और आशीष समझ गए, विवेक वापस आ गया है, अब किसी और रूप में। उन्होंने स्टूडियो का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया, लेकिन मालिक का कोई सरकारी दस्तावेज नहीं था। रात को नरेश अकेला स्टूडियो गया और कैमरे को छूते ही पीछे से एक आवाज आई, देख रहा है तू, डर कैसा लगता है? उसने पलटकर देखा, विवेक खड़ा था, मगर इस बार उसके शरीर का आधा हिस्सा जल चुका था। तू भाग सकता है, पर देखे बिना नहीं रह सकता। नरेश का शरीर वहीं ढेर हो गया।
दिल का दौरा पड़ा। आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे उसने मौत को कैमरे में कैद कर लिया हो। आशीष और अग्निहोत्री बाबा की आखिरी तैयारी। आशीष ने बाबा को बुलाया। इस बार बाबा ने कहा, अब ये आत्मा कैमरे में कैद नहीं है, ये खुद कैमरा बन चुकी है। जो भी इसमें दिखेगा वो उसकी दुनिया में चला जाएगा। हमें अब उस कैमरे को नष्ट करना होगा, नहीं तो हर तस्वीर एक मौत बनेगी। अंतिम मुठभेड़। कैमरे का सच। रात के 3 बजे बाबा, आशीष और कुछ स्थानीय पंडित स्टूडियो में घुसे। कैमरा एक बड़ी काली कुर्सी पर रखा था। उसके लेंस से धुआं निकल रहा था। जैसे ही उन्होंने तावीज बढ़ाया, कैमरा से एक तेज चीख निकली। मैं तस्वीर नहीं, आत्मा हूं। जो मुझे देखेगा वो मेरा हो जाएगा। विवेक की आत्मा कैमरे से बाहर निकली। आधा जल चुका, आधा बर्फ में ढका हुआ। साथ में जैनब भी आई। अब वो और भी सुंदर और उतनी ही डरावनी। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए कैमरे पर पवित्र जल डाला। आशीष ने चांदी की त्रिशूल उसमें घुसा दी। झटका इतना तेज था कि पूरा स्टूडियो हिल उठा। दीवारें फट गईं, तस्वीरें जलने लगीं। एक आखिरी चीख, फिर सन्नाटा। सुबह की रोशनी। स्टूडियो जल चुका था। कोई मालिक नहीं मिला। कैमरा राख बन चुका था, लेकिन फर्श पर आखिरी शब्द जले हुए थे। अभी सिर्फ लेंस टूटा है, कहानी नहीं। 6 महीने बाद एक बच्चे को उसके जन्मदिन पर एक पुराना कैमरा गिफ्ट मिलता है। उसके पापा कहते हैं, कहीं पड़ा था, सोचा तुम्हें दे दूं। बच्चा मुस्कुराता है, कैमरे का लेंस चमकता है और दूर कहीं एक धीमी आवाज गूंजती है, चीज द एंड। अगर आपको कश्मीर की काली वादी की ये रूह कंपा देने वाली कहानी पसंद आई हो तो हमें द हॉरर एक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। और है जहां डर खत्म नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है।